हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, कमाल हो गया। 2 दिन पहले मैंने कार्यक्रम बनाया था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी की विकेट गिरने जा रही है। और आज गडकरी साहब का बयान आ गया कि मैं काम करके थक गया और नई पीढ़ी को जो है मैं काम करने का अवसर देना चाहता हूं। आता मी जास्त काम करू शकत नाही, ये उन्होंने मराठी में स्टेटमेंट दिया। मुझे क्यों लगा कि भाई ये अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। काफी सारे आप ही लोगों ने मैसेज मुझे भेजे कि गडकरी साहब ने जो है ये अभी स्टेटमेंट दिया है। आप लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा कि भाई मैंने 2 दिन पहले कैसे बना लिया था, मुझे कैसे अंदेशा मिल गया था। दोस्तों, मेरी ना तो कोई गडकरी साहब से बात हुई, ना उन्होंने मुझे बुलाया, ना मैंने उनको कॉल किया। कोई हमारे बीच में किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। परंतु दैट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। दिख रहा था कि गडकरी साहब अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और वो अब ज्यादा दिन जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे शायद नहीं रहेंगे। क्यों मुझे ऐसा लगा, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। परंतु बताने के पहले एक और बड़ी खबर है, बिजनेस की खबर है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ उसकी चर्चा कर लूं। खबर यह है कि वर्ल्ड की जो सुपर पावर है, आर्थिक महाशक्ति यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके ऊपर में डेट $40 ट्रिलियन क्रॉस कर गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, $40 ट्रिलियन। दोस्तों, अमेरिका का जीडीपी है $30 ट्रिलियन का और डेट जो है अमेरिका का वो हो गया $40 ट्रिलियन। बट इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, जो नौसिखिए पत्रकार लोग हैं जिनको नहीं मालूम, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ये जो $40 ट्रिलियन है, दैट इज नॉट पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो है यानी जो सरकार के ऊपर में एक्चुअल डेट है, जिसको एनालिस्ट देखते हैं, वो है 32 लाख ट्रिलियन। ठीक है, ये जो 8 से 9 लाख ट्रिलियन का और एक्स्ट्रा डेट दिख रहा है, ये उनके सोशल सिक्योरिटीज और मेडिकेड का जो उनका कॉस्ट है, उसका डेट जो है उसको भी इसके अंदर में इंक्लूड कर लिया गया है। यानी आने वाले दिनों में जो भी लाइबिलिटीज हो सकती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा इंक्लूड करके $40 ट्रिलियन का डेट हुआ है। अगर हम नॉमिनल टर्म्स में देखें तो $32 ट्रिलियन ही है। जीडीपी अमेरिका की $30 ट्रिलियन है, यानी लगभग 100% से थोड़ा सा ऊपर जो है वो पब्लिक डेट है। दोस्तों, जब बात डेट की करें तो ये किताब आप अवश्य पढ़ना, एम्पायर ऑफ डेट। ये विलियम बोनर और एडिसन बिगिन ने लिखी है। बहुत ही बेहतरीन किताब है डेट के ऊपर में। अब तो पता नहीं शायद ये किताब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2005 से 8 के बीच में कभी तो भी लिखी गई है और बहुत ही इसमें बताया गया है कि भैया डेट जो है वो कैसे बढ़ता है धीरे धीरे। तो बड़ा मजा आता है, मतलब पूरा डेट का इन्होंने बताया, जर्मनी से लेके जो है ये जितने भी एम्पायर्स हैं, ठीक है, हाउ एम्पायर्स वर्क, बेसिकली सब जो है ये डेट के उस पे खड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छी इंग्लिश में लिखी गई किताब है। अगर इंग्लिश भाषा से आपको प्यार है तो अवश्य ये किताब पढ़िएगा। ये किताब बड़ा बताती है कि कैसे अंपायर बिल्टअप होते हैं डेट पे और फिर किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह भरभरा के जो है गिर जाते हैं। मैं कभी और विस्तृत रूप में इस पर चर्चा करूंगा, चूंकि आज गडकरी जी का मुद्दा है तो उसको ज्यादा समय देना है। ये डेट से रिलेटेड से बात करनी थी, इसलिए आपको एक किताब दिखाई, बहुत बेहतरीन ये किताब है। ये नोट्स टाइप ऐसे पढ़ने में मैंने काफी सारे बना के इसके रखे हुए हैं। एक और बहुत बढ़िया किताब है दोस्तों, दिस टाइम इज डिफरेंट। ये बहुत बढ़िया डेट के ऊपर में किताब है। कार्माइन रेनार्ड और केनेथ रॉगफ ने लिखा है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने काफी पहले ये किताब पढ़ी थी, 2-4 साल हो गए हैं। इनका मानना था कि जब डेट टू जीडीपी रेशियो 60% के ऊपर चला जाता है तो कंट्री के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होनी चालू हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, ठीक है। और 80% के ऊपर चले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 9 बार ऐसा होता है कि वो कंट्री अपने बॉन्ड पे डिफॉल्ट करे, ठीक है, बॉन्ड पे डिफॉल्ट करे। अर्जेंटीना का एग्जांपल दिया, काफी सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का एग्जांपल दिया है उन्होंने। बहुत अच्छी मोटी किताब है ये। किताब ही अपने आप में जो है 1 घंटे का कम से कम इसके ऊपर में मेरे को आप लोगों के साथ में
चर्चा करनी होगी। कैरमेन रेनहार्ट और केनेथ रोगोफ की लिखी हुई किताब है। दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आ रहा है, सोच रहा हूं इसको इंप्लीमेंट करूं कि नहीं करूं। सोचा आप लोगों से पहले डिस्कस कर लूं कि क्यों ना एक मैं कंप्लीटली पेड चैनल बनाऊं, जिसमें जो भी मैंने किताबें फाइनेंस या पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ी हैं, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो आपसे चर्चा करूं। उसका चैनल का कॉस्ट कम ही रखूंगा, 100 रुपए महीने के हिसाब से, इस टाइप का, एकदम कोई छोटा सा कॉस्ट, 3 रुपए 5 रुपए दिन का, इस टाइप का, है ना। सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सके। अभी तक मैं, मेरे घर में 1000 के ऊपर किताबें, 500 के ऊपर मैं पढ़ चुका हूं। अगर हर हफ्ते भी एक किया तो हम अच्छा खासा 4 5 6 7 साल तो खींच सकते हैं, और हर दिन एक किया तो चल सकता है 2 साल कम से कम वो चीज चल सकती है। तो ये दिमाग में है कि क्यों ना ऐसा चैनल बनाया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कि आप लोग का इस पे क्या कहना है, क्या मानना है। दोस्तों ये तीसरी किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है, डेट द फर्स्ट 5000 ईयर। ये डेविड ग्रेबर ने लिखी, थोड़ी सी मैं पढ़ पाया हूं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने खरीदी थी। जब से वीडियोस बनाने लगा हूं काफी ज्यादा बिजी हो गया हूं, पूरी किताब में भी खत्म कर नहीं पाया हूं। पर यह किताब भी डेट के मामले में अभूतपूर्व मानी जाती है। आपको कहीं भी मिले तो जरूर आप खरीद के पढ़िएगा। अब दोस्तों आते हैं विषय पे। भारत के डेट पे भी बात करेंगे, किसी और दिन करेंगे। आज जरा थोड़ा पॉलिटिकली हम लोग बातचीत कर लें। दोस्तों गडकरी जी जब चुन के आए थे 2014 में नागपुर से, तो काफी अच्छे मार्जिन से वो जीते थे। ठीक है, 2.5-3 लाख के मार्जिन से वो जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी को, ये नागपुर जो है बेसिकली ये कांग्रेस का बैस्टियन, कांग्रेस की सीट रही हमेशा से। इसको नितिन गडकरी के पहले सिर्फ एक बार बनवारी लाल पुरोहित ने 1995 में, 96 में जीता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये वही बनवारी लाल पुरोहित है जो तमिलनाडु के, असम के और पंजाब के गवर्नर रहे हैं। हितवाद करके इंग्लिश एक न्यूज़पेपर है, सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, नागपुर, जबलपुर, रायपुर से निकलता है। इसी अखबार से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, कई साल काम किए थे यहाँ पे। तो इस अखबार के मालिक हैं। 1996 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली बार ये सीट जो है ये जीती थी। और उसके बाद में लगातार विलास मुत्तम्बार जो कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, वो 2009 तक जीतते चले आए लगातार नागपुर से। और 2014 में परिवर्तन हुआ, नितिन गडकरी जो है उन्होंने नागपुर की सीट बड़े मतों से जीती। जब गडकरी जी आए उसके पहले उनका राजनीतिक भविष्य कोई बहुत बड़ा था नहीं। 1995 से 1999 के बीच में शिवसेना भाजपा सरकार में ये रोड मंत्री थे। और इसके बाद में ये पॉलिटिकली जब सरकार चली गई तो पॉलिटिकली एकदम हाशिए पे चले गए थे। और इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, पैर टूट गया था, कई महीने फ्रैक्चर्ड पैर के कारण ये बाहर निकल नहीं पाए थे। और राजनीतिक करियर इनका एकदम डावाडोल वाली स्थिति में था। कहा जाता है कुछ लोगों के सर पे राजयोग रहता है, इनका राजयोग था शायद। इन्होंने वापसी मारी और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने वापसी मारी। 2009 में सीधा 2009 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया। और उसका असर ये हुआ कि अविश्वसनीय रूप से एक नया व्यक्ति यानी नितिन गडकरी जो है उसको बना दिया गया भाजपा का अध्यक्ष, जिसको महाराष्ट्र के बाहर कोई जानता नहीं था, जो आज तक कभी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा नहीं था, जो आज तक विधानसभा का इलेक्शन कभी जीता नहीं था। एक बार विधानसभा का इलेक्शन ये लड़े थे पश्चिम नागपुर से, और मात्र 4000 या 5000 इनको वोट मिले थे। बहुत बुरा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था नितिन गडकरी जी ने। पर ये देवेंद्र फडणवीस के जो पिता थे, बाल गंगाधर फडणवीस, उनकी जो सीट हुआ करती थी एमएलसी की, जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे वो जीतते थे। जब वो हटे तो उसके बाद में उस सीट से नितिन गडकरी लगातार एमएलसी बनते आए। और दोस्तों गडकरी जी का आप कह लीजिए कि किस्मत बहुत स्ट्रांग थी। मोहन जी भागवत, उनके आप कह लीजिए कि फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, वो बन गए थे सुदर्शन जी के बदले आरएसएस के हेड। 2006 या 7 में ये परिवर्तन हुआ था। और उसके बाद ही ऐसा कयास नागपुर में, तब मैं काम कर रहा था हितवाद में, हमको पता था कि नितिन गडकरी को कोई बहुत बड़ी पोस्ट मिलने वाली है भाजपा के अंदर में। बस इलेक्शन का रिजल्ट आया, दिखा, बहुत बुरा परफॉर्म किया। जितने दिल्ली के बैठे हुए तोपची तुर्रम खान लोग थे उस टाइम में,
लाल कृष्ण आडवाणी के अधीन, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे आपके अरुण जेटली हो, चाहे आडवाणी जी हो, सबको किनारे किया गया और गडकरी जी को नागपुर से ले जाके वहां दिल्ली में बैठा दिया गया। जबकि गडकरी जी तब तक कोई बहुत बड़े नेता थे नहीं। जैसे नितिन नवीन भी आज की डेट में लोग आश्चर्य करते हैं, पर नितिन नवीन 5 बार के एमएलए रहे, उनके पिताजी भी एमएलए रहे, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एमएलए बनने का। या जैसे नड्डा जी के लिए बोला जाता है कि भाजपा का अध्यक्ष बना दिया, तो बिलासपुर करके जो हिमाचल प्रदेश में कंस्टिट्यूएंसी है, अध्यक्ष बनने के पहले 4 बार वहां से एमएलए रहे थे। पर गडकरी साहब एमएलए नहीं, यानी जनता के थ्रू कभी चुन के आए नहीं थे, एमएलसी बन के आए थे। ठीक है, यानी जैसे राज्यसभा रहता है वैसे ही विधान परिषद रहता है, स्टेट में विधान परिषद में जाते हैं। खैर बहरहाल उन्होंने काम अच्छा किया। महेशकर, जो कि आपको मालूम है आईआरबी वाले के जो दूसरे भाई हैं, उनका इन्वेस्टमेंट इनकी कुछ कंपनीज में था, उस पर बहुत हल्ला गुल्ला हुआ पूर्ति कंपनीज में, पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज में, और उसके कारण इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। हालांकि आरएसएस ने बहुत बैटिंग किया, अरविंद सुब्रमण्यम ने बहुत बैटिंग किया, आपके जो गुरुमूर्ति जी जो हैं उन्होंने बहुत बैटिंग किया था कि इनको ना हटाया जाए, काफी बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिए गए, परंतु उस चीज में कुछ दाल गली नहीं और इनको अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। 2014 में जीत के आते हैं और उसके बाद में सड़क और परिवहन मंत्री बनते हैं। उसके बाद में गडकरी जी ने काम काफी किया, हर स्टेट में सड़कों के काम हुए। अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि सड़कें कितनी खराब क्वालिटी की बनी है, या सड़कें जो बनी है उसमें कितनी भ्रष्टाचार, कितनी घुसखोरी चली है, ये अलग मुद्दा है। परंतु उस मुद्दे के लिए बहुत जांच की जरूरत है। हालांकि सड़कें टूट रही है, इसके लिए कोई जांच की जरूरत नहीं है, ये तो दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि गंदी क्वालिटी का बना है। पर इसमें गाज कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में गिरेगी, मंत्री के ऊपर में कैसे गिरेगी? हो सकता है ये कांग्रेस के भी कोई मंत्री रहता, कमलनाथ जी मंत्री थे, सड़क परिवहन मंत्री, तो उस टाइम भी कोई सड़क लेके आ जाए आदमी की, देखो ये भी गिर गई है, ये भी टूट गई है। तो यूजुअली ऐसे केसेस में मंत्रियों को छुआ नहीं जाता, मंत्रियों को टच नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर पे गाज गिरती है और जो पीडब्ल्यूडी के या एनएचएआई के जो ऑफिसर्स रहते हैं उन पे गाज गिरती है। परंतु गडकरी साहब के कई कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिले थे कॉन्ट्रैक्टर्स को अलग अलग इंडिया में, उस पे आश्चर्यजनक तरीके से 2024 के इलेक्शन के पहले जो इनके बड़े ही पसंदीदा एनएचआई के ऑफिसर्स थे, कुछ नागपुर में पोस्टेड थे, उन लोगों के घर पे छापेमारी पड़ती है और काफी सारी कहा जाता है कि फाइल सीबीआई लेके गई है। तभी से राइटिंग ऑन द वॉल नजर आने लग गया था। पर चूंकि गडकरी जी का कद बड़ा था इसलिए 2024 में इनकी टिकट काटी नहीं गई और जो दिखा कि इलेक्शन लड़े, जीते भी, मुश्किल से जीते। भाऊ ने यानी विकास ठाकरे ने बहुत टफ फाइट दिया था, परंतु इन्होंने अपनी सीट 1.25 लाख के वोट से, 1.25 लाख के मार्जिन से निकाल ली। दोस्तों, जब इनके ऊपर में छापे पड़े और उसके पहले लोकमत समाचार करके नागपुर में एक अखबार है, उसमें शिलेश आर्या करके एक पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने खबर छाप दी थी 2021 में या 22 में कि गडकरी साहब ने बोला कि मैं अपने 65 या कुछ 45 या 65 कुछ ऐसा बोला था कि मैं इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लेके पार्टी से अलग हो जाऊंगा यदि मुझे परेशान किया गया। तो उसी टाइम में जो है ऐसा लगने लगा था कि इन्होंने बिगुल का जो है वो बगावत का बिगुल जो है वो बजा दिया है और उसका खामियाजा धीरे धीरे ऐसा हुआ कि गडकरी साहब की मिनिस्ट्री में ऐसे सेक्रेटरीज को अपॉइंट किया जाने लगा जो गडकरी जी को भी नहीं मालूम रहता था। एक्चुअल में साइन तो सब ब्यूरोक्रेट्स के ही रहते हैं, लास्ट में फाइनल मिनिस्टर के पास में जाती है। तो ये ब्यूरोक्रेट्स ऐसा बताया जाता है कि सीधा पीएमओ की रिपोर्टिंग करते थे, पीएमओ को रिपोर्टिंग करते थे। बेचारे शिलेश की नौकरी गई जो लोकमत समाचार में था, 25-30 साल से काम कर रहा था, दिल्ली में था, दिल्ली का ब्यूरो चीफ था, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। गडकरी साहब ने पल्ला झाड़ लिया कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ये कुछ भी उल्टी पुल्टी जो है इन्होंने खबर जो है छाप दी गई। अब ऐसे में हमेशा बेचारा पत्रकार मरता है, पत्रकार की बलि चढ़ गई, पत्रकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया लोकमत ग्रुप ने। परंतु उसके बाद से जिस तरीके से हमने देखा कि गडकरी जी के एक एक करके मंत्रालय जो है धीरे धीरे गए, पहले तो पोर्ट भी था उनके पास में, पहले ही चला गया था पोर्ट, पर उनके जो
पर कतरने का जो काम था वो आरंभ हो गया। और 2024 का जब ये इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद में जो इथेनॉल पे इन्होंने बातें की, वो बातें इन पे बहुत भारी पड़ी। ये अपने बड़बोलेपन में जो है, ज्यादा बोलने के चक्कर में, ज्यादा क्रेडिट लेने के चक्कर में जो इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। इनको किसने इस बात का सलाह दिया, सुझाव दिया कि साहब ये जो E20 का जो पेट्रोल, E20 अगर पेट्रोल में डालेंगे तो देश के अंदर में क्रूड का इंपोर्ट कम होगा, क्रूड का इंपोर्ट कम होगा तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, और फॉरेन एक्सचेंज बचेगा तो आपकी वाहवाही होगी और लोग बोलेंगे कि देखो गडकरी जी ने जो है कितना राष्ट्र सेवा में काम किया, कितना बड़ा काम किया, इनोवेटिव दिमाग में। अब ये उसमें आ गए। इनको किसने सलाह दिया ये तो यही कभी किसी इंटरव्यू में बताएंगे, परंतु इनके आजू बाजू के जितने लोग हैं सब बोलते हैं कि ये कच्चा खा गए और बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मतलब जो है इन्होंने आके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों ये पूरा कैबिनेट का डिसीजन था, और ऐसा बताया जाता है कि गुजरात लॉबी ने भी इनको बहुत चढ़ाया कि हाँ आप क्रेडिट लो, श्रेय लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब कैबिनेट का डिसीजन होता है तो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहता है, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व रहता है, पूरी कैबिनेट इन्वॉल्व रहती है। ये मिनिस्ट्री आती है हरदीप सिंह पुरी के अंदर, वही हरदीप सिंह पुरी जिनकी एब्स्टेन फाइल में जिनका नाम आया, वही हरदीप सिंह पुरी जो पता नहीं कहां से अवतरित हुए और सीधा कभी इलेक्शन लड़े नहीं, कभी जीते नहीं, और बड़ी बड़ी पोस्ट जो है, कभी पेट्रोलियम मंत्रालय तो कभी शहरी विकास मंत्रालय, जबरदस्त पोजीशंस उनको मिली है। क्या सेवाएं उन्होंने दी हैं ये आज तक समझ में नहीं आया गुजरात लॉबी को कि इनको बड़ी बड़े जो है पोस्ट, बड़े बड़े पद दिए गए, ऐसे ऐसे पद दिए गए जो 6-6, 7-7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 25-25, 30-30 साल से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन लोगों को भी नहीं मिले ऐसे पोस्ट। हरदीप सिंह पुरी जैसा एक नॉन डिस्क्रिप्ट व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेट था, जिसका कोई नाम नहीं था, कोई जनता से चुन के नहीं आता था, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, और कैरेक्टर के ऊपर में भी असंख्य प्रश्न चिन्ह लग गए आपका एब्सेंट फाइल में नाम आने के बाद। बताया जाता है कि इनकी बेटी जो है वो बेनिफिशियरी रही है। क्या बेनिफिशियरी नहीं है? जब तक ये दूसरा सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार बदलेगी नहीं, तब तक इसके ऊपर में गहन जांच होगी नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। ये सब सुनी सुनाई बातें, हालांकि पुरी जी ने इसका खंडन भी किया है, परंतु जिन चीजों की जांच होनी चाहिए उन चीजों की जांच नहीं हुई। और गडकरी साहब ने इथेनॉल का जो बार बार बोला कि मेरे पास में फाइल आ गई है, मैं अभी इस पे साइन करने वाला हूं, कल साइन करके भेज दूंगा, और ये जो बातें इन्होंने की पत्रकारों से, ये इन्होंने उड़ता हुआ तीर अपने छाती पे ले लिया। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। काम अच्छा कर रहे थे, शांति से काम कर रहे थे, पूरे भारत भर में सड़कें बन रही थी। इन्होंने क्रेडिट खाने के चक्कर में, श्रेय लेने के चक्कर में इन्होंने ऐसा दाव खेला कि ये दाव इन पे उल्टा पड़ गया। गडकरी जी का ये वक्तव्य आना कि मैं बहुत थक गया हूं, दोस्तों ये अकस्मात नहीं है। और आप में से कम 8 से 10 लोगों ने मेरे को मैसेजेस भेजे या ऐसे पता चला। जो भी आदमी डॉट कनेक्ट कर सकता है, जो भी आदमी पॉलिटिक्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है, वो ये समझ सकता था कि राइट मतलब गडकरी जी का ग्राफ गिर रहा है। इसलिए गिर रहा है क्योंकि आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल भराने के बाद में 4 अपशब्द गडकरी जी को देके आदमी वहां से निकलता। कहीं भी, नागपुर का पेट्रोल पंप हो कि दिल्ली का हो, मैं जहां भी गया, लोग गडकरी साहब को 2-4 अपशब्द बोल के जो है पेट्रोल भराते भराते बोल के निकल रहे थे। और ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। जब इनकी जेबों पे असर पड़ने लगा, जब इनकी जेबें ढीले होने लगी, तो इनके सपोर्टर्स ही इनके खिलाफ चले गए। आज यदि नागपुर में चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का इलेक्शन नागपुर से जीत नहीं सकती, और नागपुर की सीट को बना के रखने के लिए अब जत्न प्रयत्न ये होगा कि किसी भी तरीके से देवेंद्र फडणवीस को सेंटर की पॉलिटिक्स में लाया जाए। मैंने कल वीडियो बना के आपको उसके बारे में भी बताया। दोस्तों, आरएसएस समर्थित संगठनों का कार्यक्रम युवाओं को लेके, राहुल गांधी के कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद, छात्रों की गूंज के बाद युवाओं की गूंज, जो नागपुर में कार्यक्रम हुआ, 25,000 जिसके अंदर विद्यार्थी आए,
रेशम बाग ग्राउंड जो कि जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां हुआ, और उसको संबोधित गडकरी साहब ने नहीं किया, संबोधित उसको देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। और संबोधित करने के पहले वही फडणवीस जी ने राहुल गांधी पे ट्वीट किया, या उसके बाद ट्वीट किया कि राहुल गांधी ने जो बच्चों को संबोधित किया पूना में, ये तो कांग्रेसियों के जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उनके कॉलेजेस से जबरदस्ती उठा उठा के बच्चों को लाया गया। और उसके बाद में इन्होंने अपने इधर के जो बच्चे हैं वो नहीं बताया वो कहां से आए, क्यों आए, वो कल के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने संबोधित किया। तो ये जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस डायरेक्ट अटैक करते हुए राहुल गांधी पे दिख रहे हैं, जिस तरीके से नितिन गडकरी कहीं पीछे जाते हुए दिख रहे हैं, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है दोस्तों कि आगे आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में क्या होने वाला है। मुझे नहीं मालूम किसी यूट्यूब चैनल पे कल आपने देवेंद्र फडणवीस का जो मैंने कल आकलन दिया वो सुना कि नहीं सुना, या परसों जो मैंने गडकरी जी के लिए बोला बताया जो डॉट्स कनेक्ट करके, वो आपने सुना कि नहीं सुना, या आज जो मैं बोल रहा हूं ये आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे मुझे पता नहीं। परंतु परसों कार्यक्रम बना और आज गडकरी जी ने पारटसिंगा यानी काटोल, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर के बाजू में ही है, वहां पे उन्होंने एक स्कूल है, स्कूल का नाम है एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक, एकलव्य एकल विद्यालय। मेरे को लगता है कि आरएसएस के ही से फंडेड शायद स्कूल है, उनकी विद्या भारती है, किससे जुड़ा होगा। वहां पे इन्होंने शिक्षक परिवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में ये बात कही। और उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, लोकमत समाचार ने छापा है, उन्होंने लिखा है मैं पिछले 30 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में लगातार काम कर रहा हूं, मैंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और कई पुरस्कार भी मिले लेकिन अब मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, नई पीढ़ी को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी नई पीढ़ी कौन, आप समझ सकते हैं, कल के कार्यक्रम में बता दिया मैंने। और जब गडकरी साहब ये बोलते हैं कि नई पीढ़ी को अवसर दिया जाना चाहिए, तो ये अकेले गडकरी जी पे अमल नहीं होता दोस्तों, ये जाके जो है ये कहां पे रुकेगा, ये इस पे मैं कल कार्यक्रम बनाऊंगा। ये भी बड़ा दिलचस्प है, ये चीज यहां रुकने नहीं वाली है। पर देखिए राजनीतिक समीक्षा जो आज की डेट में इस देश में चल रहा है वो क्या चल रही है, राजनीतिक समीक्षा के नाम पे जो है लोग किसने जो है मतलब किसको क्या गाली बका, किसने जो है कि हिंदू के बारे में क्या बोला, मुसलमान के बारे में क्या, यही सब चीजें बातचीत चल रही है। किसी महान विद्वान ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि हमको आपके विचारों की जरूरत नहीं है, आप हमें न्यूज दिया कीजिए। तो भाई साहब आप मुझे एक यूट्यूब का चैनल बता दीजिए जो आपको सिर्फ न्यूज देता है, व्यूज नहीं देता। पूरा का पूरा यूट्यूब का मॉडल ही खड़ा है सारे चैनल्स का कि वहां से व्यूज दिए जाते हैं। मेरे द्वारा कम से कम आपको कुछ न्यूज तो मिल जाता है, और वो भी एक्सक्लूसिव नया हट के, बाकी जगह तो सिर्फ और सिर्फ व्यूज है। टीवी पे जो आ गया है उसका आकलन होता है, समाचार पत्रों में जो छप गया है उसके बारे में बात होती है, मेरे जैसे कोई नई इंफॉर्मेशन लेके आता नहीं है। तो इंफॉर्मेशन छोटी रहती है, बस उस इंफॉर्मेशन को बड़ा करके 15-20 मिनट का वीडियो बनाना रहता है। मैं कम से कम दूसरों की तरह चोर नहीं हूं, जो दूसरे यूट्यूब वाले चैनल चोर जो हैं, जो न्यूज़पेपर में जो छपा है या टीवी चैनल पे जो आ रहा है उसको लेके पकड़ के जो है वो, यदि कांग्रेस के समर्थक है तो भाजपा को गाली बकेंगे, भाजपा के समर्थक है तो कांग्रेस को गाली बकेंगे। इस तरीके के यूट्यूब पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जितने रफ एंड टफ टाइप के स्टेटमेंट कमेंट आप मेरे को लिख रहे हो, कृपया करके जो बड़े बड़े सुरमा और तोपची आप लोगों ने यूट्यूब पे बना रखे हैं, इनको भी लिखना शुरू कर दीजिए कि भाई साहब ये तो टीवी पे चला था, आप जब अपना कार्यक्रम बताते हो तो आपका तो कुछ रहता ही नहीं है। आप बोलते हो हिंदुस्तान में यह छपा, दैनिक जागरण में छपा, दैनिक भास्कर में छपा, हिंद में तेन में ये छपा, हर जगह कहाँ छपा वही बताते हो, आपका अपना क्या है, आप अपनी कौन सी न्यूज लेके आ रहे हो। एक बहुत भारी भरकम पत्रकार है, बहुत भारी भरकम, ठीक है, उनका प्रोग्राम आप देख लीजिए 20 मिनट का। पहले तो उन्होंने सारे मीडिया को गाली बक बक के जो है लोगों को टीवी देखने की आदत बंद करा दी, अखबार पढ़ने की आदत बंद करा दी।
आज उन्हीं अखबारों को वो अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि दैनिक भास्कर में ये छपा, हिंदुस्तान में ये छपा, दैनिक जागरण में ये छपा। पहले तुमने उनको गोदी मीडिया बोल के बंद करा दिया रीडर्स को कि मत पढ़ो इनको, फिर बड़े ही इंटेलिजेंटली उनके उन अखबारों में क्या छपा उन न्यूज को तुमने एज अ सोर्स यूज करना चालू कर दिया। तो फोकट में बिना एक भी पैसा अपने चैनल से अपने एम्प्लॉय खड़े करके अपने रिपोर्टर्स बनाए बिना तुम दूसरों के सोर्सेस को यूज कर रहे हो और उन्हीं को तुमने पहले अपमानित किया। मैं भी गोदी मीडिया को गाली बकता हूं और मैं उनके उधर छपी हुई न्यूज जो है उसके बेसिस पे पूरा कार्यक्रम नहीं बना देता। तो ये इस तरीके के जो पत्रकार हैं, ठीक है, जो पहले बदनाम करते हैं फिर अपनी ब्रांडिंग करते हैं और ब्रांडिंग करते चले जाते हैं, इनसे भी थोड़ा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। ये कभी आपको न्यूट्रल खबर देंगे नहीं। जो पार्टी सत्ता में आई, यदि ये इनके मन मुताबिक नहीं है तो ये दूसरी पार्टी के लिए बैटिंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बैटिंग करना चाहिए विपक्षी पार्टी के लिए, मैं भी करता हूं। मेरे भी मन में कहीं ना कहीं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो भारत की विचारधारा है, भारत की। परंतु उनके लिए बैटिंग करते करते आप कांग्रेस के लीडरों का बिना नाम लिए, बिना उनको क्रिटिसाइज किए हुए बच के निकल जाते हो। आप सरकार को तो क्रिटिसाइज करो, पर सरकार के मंत्रियों का नाम लेके यदि आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो विपक्ष की पार्टियों के भी लीडर्स के नाम लेके आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि जयराम रमेश ने कैसे घुसा दिया कांग्रेस को, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपनी महत्वाकांक्षा में कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो है वो सत्यानाश कर दिया, कैसे जो है बड़े बड़े जो है सुप्रिया श्रीनेक जैसे लोग जब 5-5 साल अपनी ब्रांडिंग करते, चमकाते अपने आप को, और इलेक्शन का जब वक्त आता है 2024 का तो सुमड़ी में एक ट्वीट करके मॉरल ग्राउंड लेके हट जाते हैं कि हमने तो कंगना रनावत पे मेरी टीम में किसी ने कर दिया था, मैं मॉरल ग्राउंड ले रही हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। 5 साल ब्रांडिंग किया, अपना चेहरा दिखाया, नाम खाया, फुटेज खाया, सब खाया, और जब एक लड़ाकू की तरह लड़ने वाली जब बारी आई तब आप पीठ दिखा के भाग गए। तो मैं तो नाम लेके बोलता हूं, मैं तो नाम लेके बोलता हूं। यदि मैं भाजपा को बोल रहा हूं तो भाजपा के भी लीडर्स का नाम लेके बोलता हूं, और कांग्रेस का भी है तो नाम लेके बोलता हूं। मैंने मेरे शहर के अविनाश पांडे 3 किलोमीटर दूर मेरे घर से घर है उनका, उनको मुकुल वासनिक को ना जाने असंख्य बार अपने प्लेटफॉर्म पे 4 PM पे नई परख पे जहां जहां गया वहां मैंने उनके गलत कार्यों को देख के क्रिटिसाइज किया, नाम लेके बोलता हूं। मैंने किसी से आज तक चवन्नी अठन्नी लिया नहीं है, ना किसी का फेवर लिया है। मैंने कल आप लोग को साफ तौर पे बताया था 2 साल से राहुल गांधी के अपॉइंटमेंट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे आज तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली। मेरे जैसे पत्रकारों से कोई भी बड़ा नेता जो है मिलने के लिए 2 बार को सोचेगा, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट। अगर आप गलत कर रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो और मुझे दिख रहा है तो मैं बोलूंगा। कांग्रेस लगातार 70-80 बार इलेक्शन हार चुकी है, लगातार तो नहीं, कहीं कहीं चुटपुट जीत जाती है। जब क्रिकेट मैच कोई एक कैप्टन हारता है 70-80 बार तो क्या कैप्टन का इस्तीफा होता है कि नहीं होता? मैं यहां बोलता हूं राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए इस्तीफा, हालांकि वो अध्यक्ष है भी नहीं पार्टी के, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पे जो है वो बात उठनी चाहिए, या केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है उन पर प्रश्न उठना चाहिए। परंतु लोग राहुल गांधी पे प्रश्न उठाते हैं। मुझे वो आदमी पसंद है, पसंद इसलिए क्योंकि वो मुझे जुझारू और दिख रहा है कि लड़ रहा है, एटलीस्ट अभी लड़ रहा है, पहले तो नहीं था, एटलीस्ट अभी लड़ रहा है। पर जहां राहुल गांधी सही काम कर रहा है वहां उनकी पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो क्या गलती कर रही है? जैसे भाजपा ने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, भाजपा के स्ट्रैटेजिस्ट ने नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द भाजपा को खड़ा कर दिया, वही गलती कांग्रेस कर रही है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस को खड़ा किया जा रहा है। 100 राहुल गांधी चाहिए आपको वापस से। यदि भारत के अंदर में 300 के ऊपर सीट आपको लानी है तो आपको हर राज्य में 5-5 राहुल गांधी चाहिए। परंतु आप लोग की पूरी ताकत, पूरी रिसोर्सेस, पूरा स्ट्रेंथ जो है एक नेता के पीछे लग रहे हैं। आपने जैसे भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को खड़ा किया, आप राहुल गांधी को वही कर रहे हो, राहुल गांधी का मोदीकरण हो रहा है। तो ये क्या भारत का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में जा रहा है? क्या पर्सनालिटीज पे इलेक्शन होंगे? क्या 2 नेताओं के बीच इलेक्शन है कि 2 पार्टियों के बीच में इलेक्शन है? ये कौन राहुल गांधी को बताएगा और समझाएगा कि जो कर रहे हो आप वो गलत कर रहे हो, भले उससे आपका कद बढ़ रहा है।
आपका नाम बढ़ रहा है, पर ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं है, कोई बोल नहीं सकता। उल्टा ये लोग तो बोलते होंगे वाह वाह बहुत बढ़िया साहब, लाखों बच्चे आए थे, क्या मजा आ गया। पर वो लाखों बच्चे आने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिला? पार्टी को। महाराष्ट्र में 2024 में इलेक्शन आ रहे, हरियाणा में आ रहे, उसके बाद में बिहार में आ रहे, कई राज्यों में आ रहे। आप बोल सकते हो कि इलेक्शन चोरी हो गया, परंतु कुछ तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में मात्र 16 एमएलए हैं कांग्रेस की, मात्र 16। 1961 के बाद में सबसे कम सीट आई। नाना पटोले जो राज्य के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बाप बाप करके जीते कुछ 300 या 400 वोट से। वो भी 4-5 बार जब बैलेट काउंटिंग हुआ अपना ईवीएम के बाद में जो गिनते हैं हाथ ये पर्चे वाले, उसमें जाके निकले मुश्किल से। ये राज्य का जो अध्यक्ष कांग्रेस का, उसकी स्थिति। अभी कांग्रेस ने एमएलसी के इलेक्शन में 6 लोग खड़े किए, सिर्फ एक अतुल लोंढे पाटिल जो नेशनल स्पोक पर्सन है, वो नागपुर से एमएलसी के इलेक्शन में लड़ा, उसको मालूम था हारने वाला हूं। बाकी 5 लोग पैसे खा के बैठ गए, वॉकआउट कर दे। तो आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। और उसके बाद में हमारे जैसा आदमी यदि आपको कुछ बताना चाहता है निस्वार्थ भाव से, तो आप समय भी नहीं देते हो। तो ऐसा ही होगा फिर, लोग टिकट लेंगे, पैसे खा जाएंगे और इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पार्टी का क्या रह गया यूएसपी? आपका ग्राफ बढ़ रहा है राहुल गांधी जी, पार्टी का ग्राफ भी तो बढ़ना चाहिए ना। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं। खैर, इस मुद्दे पे कभी और मैं विस्तृत रूप से बात करूंगा। क्या गड़बड़ियां दिख रही है मेरे को? और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ये इस तरीके के मुहावरे लिख के गए। अगर आप सब यसमैन लोगों को अपने आजू बाजू में रखोगे, आज भाजपा का जो भद पिट रहा है, जो आज भाजपा दुर्गति में जा रही है, अवसान पे जा रही है, इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के कोई बोल नहीं सकता कि साहब बेवकूफियां बंद कीजिए। निरंतर आप बेवकूफियां कर रहे हो और उसका असर जो है पार्टी पे दिख रहा है, पार्टी की छवि खराब हो रही है। संजय जोशी जैसा व्यक्ति आज भाजपा से कहीं दूर है, जिसने आंखों में आंखें डाल के लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सरीखे नेता से रेजिग्नेशन मांगा था कि आडवाणी जी रेजिग्नेशन दीजिए, जिन्ना के बारे में आप क्या बकवास करके आ गए। नेहरू इस देश के नेता है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके के लीडर्स कांग्रेस में और भाजपा में दोनों ही जगह गायब हो गए हैं। और जब ऐसा होगा तो जनता का धीरे धीरे विश्वास जो है ये पॉलिटिकल पार्टी से खत्म होगा, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से खत्म होगा। और दोस्तों, जब दोनों ये मेन पॉलिटिकल पार्टी से लोगों का विश्वास खत्म होगा, तब समाजवाद का उदय होगा। मार्क माय वर्ड्स। पता नहीं हम रहे नहीं रहे, उस दिन को देखने के लिए रहूं या नहीं रहूं, परंतु जब जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से, जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इससे जब लोगों का विश्वास हटता है तो समाजवाद का उदय होता है। दोस्तों, 33 मिनट का वीडियो बन गया, कुछ ज्यादा ही मैंने मन से आज बात कर ली अपनी मन की बात कर ली। बहुत सारे लोग लिखने वाले हैं बकवास बात की आपने, जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस प्रेमी है उनको पसंद नहीं आएगा जो मैंने कहा, जो भाजपा प्रेमी है उनको भी पसंद नहीं आएगा। और जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स के बड़े बड़े पत्रकार देखते हैं जो लिखते हैं कि आप तो पॉलिटिकल कमेंट्री ना ही किया कीजिए, आप नौसिखिए हैं, आप इकोनॉमिक फाइनेंस में लिखा कीजिए। दोस्तों, मुझे पता है कौन लिख रहा है, ये है ना, ये आम पब्लिक नहीं लिख रही। आम पब्लिक को तो मेरी पॉलिटिकल कमेंट्री सुन के बड़ा मजा आता है। लोग फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, ये कौन लिख रहा है जो मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। हालांकि मैं इनमें से किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। खैर दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। 6 सितंबर को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। यदि आप में से कोई इस पेड वीडियो को देखने के लिए इच्छुक है तो मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकता है। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप 1500 रुपए पे कर सकते हैं तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालें। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और फिर उसके बाद कन्वर्ट नहीं होते, तो उनका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। दूसरी बात दोस्तों, जो मैं अपने वीडियोस में कह रहा हूं उसको मैं रिटन फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आप अगेन मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ये नोट्स मात्र 300 रुपए के हैं। टॉप 20 वीडियोस जो मुझे लगे
उनके मैंने ये नोट्स बनाए हैं और ये मैं आपको आपके जीमेल के माध्यम से भेज दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।